खिलाफत और असहयोग आंदोलन की। ये दोनों आंदोलन पृथक पृथक थे, दोनों का मुद्दा पृथक था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों का आपस में एक संबंध था, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कि 1919 से 1922 के बीच में ये दोनों जन आंदोलन चलाए गए थे, खिलाफत और असहयोग, जबकि दोनों का मुद्दा था पृथक पृथक, जैसी हमने बात की। लेकिन दोनों में जो कॉमन चीज थी, वो कॉमन चीज थी इनका असहयोग। जो आंदोलन था वो अहिंसक था पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि बापू ने इनका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसमें बात आती है कि यद्यपि जो खिलाफत आंदोलन था वो भारतीय राजनीति से कहीं तक भी जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की थी और अंग्रेजों के विरुद्ध जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको प्रोत्साहित करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, हम इन दोनों की अलग अलग बात करेंगे, खिलाफत का मुद्दा क्या था और असहयोग का मुद्दा क्या था। ठीक, पहले बात करते हैं खिलाफत के मुद्दे की। तो खिलाफत का मुद्दा क्या? खलीफा से संबंधित था। खलीफा कौन था? जो तुर्की का व्यक्ति था खलीफा, ये क्या था कि संपूर्ण विश्व के मुस्लिम व्यक्ति जो थे उनका आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। ठीक है, यदि संपूर्ण विश्व के मुस्लिमों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था तो स्वाभाविक है कि भारतीय मुस्लिम भी उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि तुर्की जो था वो ब्रिटिश के विरुद्ध था। ठीक, लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने, हालांकि उससे पहले कहा था कि हम क्या करेंगे, तुर्की के खलीफा का सम्मान बरकरार रखेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, युद्ध समाप्ति पर तुर्की को विभाजित कर दिया और खलीफा को पद से हटा दिया। इससे क्या हुआ कि जो संपूर्ण विश्व के मुस्लिम थे, जो खलीफा में आस्था रखते थे, वो नाराज हुए। तो स्वाभाविक था कि भारतीय मुस्लिम भी इस कदम से नाराज होंगे। तो इस कदम की आलोचना हुई और आलोचना जब हुई तो भारतीय मुस्लिमों ने अपनी अंग्रेजी सरकार के सामने जो मांगे रखी, वो क्या मांगे रखी? उन्होंने कहा कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनः स्थापित करो, यानी कि हमारे लिए तो खलीफा हमारे भगवान के समान है, तो उनको हमारे जो स्थल है, धार्मिक स्थल, वहां पे खलीफा के प्रभुत्व को तुम पुनः स्थापित कर दो। ठीक है, दूसरा था कि तुमने जो तुर्की को विभाजित करके जो खलीफा के प्रदेश छीन लिए हैं, तो खलीफा को उन प्रदेशों की पुनः व्यवस्था करो और उन्हें अधिक भू क्षेत्र प्रदान करो। ठीक है, तो ये जो खिलाफत वाला मुद्दा था, इसके नेतृत्व में आगे बढ़कर कौन लोग आए? वो थे अली बंधु। अली बंधु दोनों भाई थे, ये थे मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, मौलाना आजाद को साथ लिया और हजरत मोहानी, इन दोनों को भी अपने साथ लिया और एक खिलाफत कमेटी का इन्होंने गठन कर दिया। ठीक है, इन्होंने खिलाफत कमेटी बना दी और इनकी अपनी मांगे यही थी कि खलीफा को जो है उसका पद पुनः दिया जाए, उसके जो प्रदेश उन्होंने विभाजित करके छीन लिए हैं उनको फिर से लौटाया जाए। ठीक है, देखते हैं खिलाफत का विकास और असहयोग कार्यक्रम जो था। तो नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में क्या बात तय की गई कि अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग कर दी गई। ठीक है, कि जितनी भी अंग्रेजी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो गांधी जी ने इस मुद्दे को क्या देखा कि जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन, हमने बात की थी इसके बारे में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जो थे, तो गांधी जी को क्या लगा कि ये जो खिलाफत का मुद्दा है ये हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ा सकता है, या हिंदू मुस्लिम एकता के अगले कदम के रूप में गांधी जी ने इसको देखा। और साथ ही कांग्रेस को भी क्या चाहिए था कि विभिन्न कारण थे कांग्रेस के भी, जो पंजाब में ज्यादतियां हुई थी, जलियांवाला नरसंहार आप देख लीजिए, वो तो था। तो कांग्रेस को भी क्या था कि एक जन आंदोलन की जरूरत थी। ठीक है, तो अब इसमें कांग्रेस का रवैया कैसा रहा, इस बात को समझ लेते हैं। तो कांग्रेस के लोगों में इसमें एकता नहीं थी। मतलब कुछ लोग मानते थे कि नहीं, खिलाफत का मुद्दा हमें अब इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म बीच में आ रहा है। तो कुछ लोगों का मानना था कि धर्म को राजनीति से पृथक ही रखा जाए, जिसमें प्रमुख नाम था तिलक भाई साहब का। तो तिलक जी का मानना था कि हम इस धर्म के मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ कोई संधि ना करें तो ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन वो इस बात को लेकर भी उन्हें संदेह था कि ये जो गांधी जी अपना सत्याग्रह को राजनीतिक हथियार बनाने वाले हैं, क्या इस सत्याग्रह से अंग्रेज मान जाएंगे? अंग्रेज तो पूरे घाघ हैं। ठीक है, तो उन पे इस सत्याग्रह का क्या असर पड़ने वाला है? तो तिलक भाई साहब को इस सत्याग्रह के हथियार बनाने के रूप में भी उन्हें संदेह था कि इससे क्या होगा। लेकिन अंततः क्या हुआ, गांधी जी जो बात कहेंगे वो होगा। तो कांग्रेस झुक गई और उसने क्या किया, गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है,
कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया कि कांग्रेस ने जो इस पे मतलब खिलाफत के मुद्दे पे जो अपना लचीला रुख अपनाया था और जो असहयोग कार्यक्रम को जो आनाकानी कर रहे थे और बाद में उसको समर्थन प्रदान कर दिया था, उसके कारण क्या थे? तो उसके कई कारण थे। पहला तो ये था कि ये बात महसूस की गई कि यदि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की करनी है, ठीक है, और मुस्लिम समुदाय जो है उसको राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ना है, तो हमें एक इसी प्रकार का एक बड़ा जन आंदोलन की जरूरत है। ठीक है, तो कांग्रेस को लगा कि ये एक स्वर्णिम अवसर है। ठीक, क्योंकि जो लखनऊ अधिवेशन था उससे जो पृथक निर्वाचन स्वीकार हो गया था, तो उससे कहीं ना कहीं अलग थलग तो थे ये दोनों धड़े। तो यदि इनको एकता स्थापित करनी है, इन दोनों को एक करना है और मुस्लिम समुदाय को भी क्या करना है, आंदोलन की मुख्य धारा में लाना है, तो ये एक स्वर्णिम अवसर है। ठीक है, दूसरा ये था कि कांग्रेस का क्या था, संवैधानिक तरीके से जो वो संघर्ष कर रहे थे उस पे से विश्वास इनका कम होते जा रहा था, क्योंकि इनके संवैधानिक तरीके क्या थे कि भाई ये इन्होंने खूब कोशिश की, ये लोग उनका विरोध भी किया उनकी सरकार का, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने खूब ढपली बजाई, खूब पत्र लिखे। संवैधानिक तरीका अपनाने से जब कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो कांग्रेस का भी एक तरफ से कैसे ध्यान हटता चला गया कि हम लोग क्या करें, शांतिपूर्ण और न्यायोचित यदि आंदोलन करेंगे तो शायद कुछ बात बन जाए। तो कांग्रेस का भी इसलिए संवैधानिक तरीके से रुझान हटने लगा। ठीक है, और कांग्रेस इस बात से अच्छी तरह परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए एक उचित अवसर की अब तलाश में है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने क्या किया, उसको समर्थन अपना दे दिया। अब इसका जो कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया, उसकी क्या बात थी कि कांग्रेस ने तो मुस्लिम लीग का समर्थन कर दिया, खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया, लेकिन जो कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने समर्थन किया उसके क्या कारण थे? तो उसके कारण ये थे, पहले मुस्लिम लीग ने अपने स्तर पर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। ठीक है, वो फरवरी 1920 के शुरू में ये दोनों ये गए थे, संयुक्त प्रतिनिधिमंडल इनका गया वायसराय से मिलने। ठीक, और उन्होंने वायसराय से बात की कि क्या आप क्या करिए, खिलाफत के प्रश्न को हल करिए, लेकिन वो कहाँ हल करने वाले थे, तो उन्होंने इस मिशन की बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो मुस्लिम लीग को लगा कि नहीं, हमें कांग्रेस के साथ मिलना चाहिए। ठीक है, वहीं फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा कर दी कि सरकार ने जो अमृतसर में हत्याकांड किया है, जो जन नरसंहार किया है, उस पर सरकार खेद प्रकट करे, माफी मांगे और पंजाब में जितने भी ज्यादतियां हुई हैं उनका निराकरण करे। ठीक है, और गांधी जी ने एक बात कही ताकि मुस्लिम जो है आंदोलन में साथ आ सके, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो सके, उन्होंने इसमें अपनी बात जोड़ दी कि तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नर्म करे ब्रिटिश सरकार, और यदि इन्होंने अपने व्यवहार को नर्म नहीं किया तो सरकार के खिलाफ क्या होगा, जन आंदोलन होगा, गांधी जी विवश हो जाएंगे असहयोग आंदोलन करने के लिए। ठीक है, वहीं मई 1920 में तुर्की से सेवरीज की संधि कर ली गई और तुर्की का क्या किया गया, विभाजन कर दिया गया। तो आपके लिए संधि जरूरी हो जाती है कि किस संधि से तुर्की का विभाजन हुआ था, तो वो थी सेवरीज की संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 1920 में क्या हुआ, जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति जो थी उसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, और इस अधिवेशन में क्या बात तय की गई, इस अधिवेशन में कहा कि स्कूलों का त्याग करो, कॉलेजों का बहिष्कार करो, और जो न्यायालय है सरकारी, ये सभी चीजें सरकारी जो थी, इन सब का बहिष्कार कर दो। ठीक है, और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंप दिया गया। ठीक, तो 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, लेकिन ये 31 अगस्त की बात है, उससे पहले 1 अगस्त की एक घटना और है, जो दुर्भाग्यवश तिलक जी का निधन हो गया था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। ये नियमित अधिवेशन नहीं था, ये विशेष अधिवेशन था। नियमित तो दिसंबर में होता था, दिसंबर में होगा। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने और स्वराज्य की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी कांग्रेस ने, कि जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो जाता है ये असहयोग कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा। और इस अधिवेशन में क्या क्या बातें तय हुई, क्या कार्यक्रम कांग्रेस ने तय किए, उनकी बात करें तो कांग्रेस ने क्या कार्यक्रम तय किया कि सरकारी शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनका बहिष्कार किया जाए, यही बात खिलाफत कमेटी ने कही थी। फिर कांग्रेस ने कहा न्यायालयों का बहिष्कार करो, यही बात खिलाफत कमेटी ने भी कही थी। लेकिन कांग्रेस ने क्या बात जोड़ दी, कांग्रेस ने कहा कि आप लोग क्या करो, ग्राम पंचायतों को बढ़ावा दो, यानी कि अपने फैसले कराने के लिए न्यायालय में मत जाओ, वहीं ग्राम स्तर पर ही पंचायत में फैसला कर लो। ठीक है, फिर कांग्रेस ने कहा कि विधान परिषदों का बहिष्कार करो। हालांकि विधान परिषदों के बहिष्कार के मुद्दे पर कांग्रेस में मतभेद था, जिसमें सी आर दास प्रमुख थे।
उनका मानना था कि हमें विधान परिषदों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला कार्यक्रम था कांग्रेस का कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। ये बात खिलाफत कमेटी ने भी कही थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो करो, लेकिन खादी को प्रोत्साहन दो, खादी को बढ़ाओ, खादी का प्रचार करो। ठीक है। हालांकि कुछ लोग इस बात से नाराज भी हुए थे, जो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी उससे कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता नाराज हुए थे कि जिन लोगों को सस्ता कपड़ा लेना है और अंग्रेजी कपड़ा जो है खादी के मुकाबले सस्ता है, तो यदि आप उनसे वो भी जलवा देंगे और वो खादी खरीदने की इतने पैसे नहीं रखते हैं कि वो खादी खरीद सके, तो और आपने उनके वो कपड़े भी जलवा दिए, तो वो लोग क्या करेंगे। ठीक है। इनमें यदि मैं बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रमुख थे, जिन्होंने इस बात पे नाराजगी जताई थी कि आप विदेशी वस्तुओं की होली जलाने को मत कहिए। ठीक है। अगला था कि सरकारी उपाधि और पद जो थे, सरकारी उपाधियां, पद और जो सेवाएं थी, उनका बहिष्कार किया जाए। ठीक है। ये कांग्रेस के कार्यक्रम थे। कांग्रेस का नियमित अधिवेशन 1920 में दिसंबर में हुआ। ठीक है, नागपुर में। इस अधिवेशन में क्या बात तय हुई, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस में जो चेंज आया, कांग्रेस ने जो संवैधानिक तरीका था उनका आंदोलन का स्वराज प्राप्ति का, वो त्याग दिया और शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य घोषित कर दिया। यानी कि कांग्रेस इस बात को समझ गई थी कि हमें जन संघर्ष की धारणा को स्वीकार करना पड़ेगा, और अंततः कांग्रेस ने जन संघर्ष की जो धारणा थी उसको स्वीकार कर लिया। ठीक। इसमें अगली बात थी कि गांधी जी ने घोषणा कर दी कि यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ गांधी जी अंग्रेजों को आंकने में विफल रहे। गांधी जी सोच रहे थे कि अंग्रेज एक नॉर्मल इंसान होंगे, थोड़ी बेइज्जती होगी तो चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेज ठहरे पूरे घात, वो ढीठ थे, वो कहाँ जाने वाले थे। ठीक है। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के पूर्ण समर्थन से असहयोग आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार हो गया। जब दोनों तरफ के लोग आ गए, एक सशक्त जन खड़ा हो गया, तो इससे क्या हुआ कि आंदोलन में एक नई ऊर्जा आ गई और 1921 से 22 के बीच में पूरे देश में आंदोलन को एक अप्रत्याशित लोकप्रियता प्राप्त हुई। अब देखते हैं कि आंदोलन का प्रसार। ठीक। तो आंदोलन के प्रसार में बापू ने खिलाफत नेता जो थे अली बंधु, हमने जिनकी बात की, उनके साथ पूरे देश का दौरा किया। पूरे देश में जनसभाएं आयोजित की गई, पूरे देश में गांधी जी ने सभाओं को संबोधित किया और शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। वहां के छात्रों ने शिक्षण संस्थाओं का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। ठीक। पूरे देश में जो आचार्य नरेंद्र देव, सी आर दास, लाजपत राय, जाकिर हुसैन, या आप बोस जी का नाम ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, इनके नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि यदि आपने छात्रों से सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करा दिया तो वो क्या करेंगे, उनको पढ़ने के लिए तो कहीं भेजोगे। तो इसलिए क्या हुआ कि हम राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेंगे। ठीक है। और बोस जी क्या बन गए, बोस जी नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल बन गए। ठीक है। जो वकालत का बहिष्कार करने की बात की गई, तो देश के जो बड़े बड़े वकील थे, कुछ लोग, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जिनमें प्रमुख नाम थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, या वो सी राजगोपालाचारी ले लीजिए, सैफुद्दीन किचलू। ये आपको याद होगा, सैफुद्दीन किचलू की हमने बात की थी। इन्हीं के लिए जब इनका पंजाब निर्वासन कर दिया था, तो इन्हीं के लिए पंजाब में वो जनसभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, जहां डायर ने आके गोली चलवाई थी। तो यही थे वो सैफुद्दीन किचलू। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। पटेल साहब ने वकालत छोड़ दी, आसफ अली ने वकालत छोड़ दी, टी प्रकाशम या राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत छोड़ दी, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तो इससे तात्कालिक परिणाम क्या निकला कि जो आयात होता था विदेशी कपड़ों का, वो एकदम आधा हो गया। ठीक है। उपाधियां लौटाने में गांधी जी ने तत्परता दिखाई, और जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब गांधी जी ने सैनिक भर्ती कराए थे, और जो ब्रिटिश ने उन्हें उपाधि दी थी कैसर हिंद की, तो गांधी जी ने वो उपाधि अपनी लौटा दी। ठीक है। अब इस सब के लिए कोष चाहिए था, कोष इकट्ठा करना पड़ता, भाई पैसे भी तो चाहिए आंदोलन चलाने के लिए। तो कोष इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, जिसमें सबसे आगे रहा तिलक स्वराज्य फंड। 1 करोड़ का कोष इकट्ठा करने का टारगेट था, लेकिन तिलक स्वराज फंड में क्या हुआ, 1 करोड़ से अधिक का फंड इकट्ठा हो गया। अब 1921 में अली बंधु जो थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि कोई भी मुस्लिम देश का यदि सेना में रहता है, यानी कि अंग्रेजी सेना में रहता है, तो उसका अंग्रेजी सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। ठीक है। जो असम में चाय बागानों के मजदूर थे, जो हमारे स्टीमर पे काम करते थे, या असम और बंगाल के जो रेलवे कर्मचारी थे, उन्होंने भी हड़ताल कर दी।
ठीक है। जब 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका भी विरोध हुआ और विभिन्न स्थलों पर क्या हुआ, हड़ताल हुई, प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। ठीक, जो ये असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इसमें कई स्थानीय आंदोलन जो थे उन्होंने भी ऊर्जा भर दी। जैसे आपको अवध का एक आंदोलन याद होगा, या मोपला आंदोलन था मालाबार का, या पंजाब में आप देख लीजिए सिख आंदोलन जो थे। तो इस प्रकार के जो कई स्थानीय आंदोलन चल रहे थे पैरेलल, उन्होंने भी इसमें क्या किया, असहयोग आंदोलन में ऊर्जा भर दी। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि इनको आंदोलन को लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। तो सीधी सी बात है कि सरकार क्या करेगी। सरकार ने पहले आके बात की, गांधी जी से सरकार मिली और उन्होंने कहा कि आप इसको वापस करिए, या आप जो पंजाब की जातियों के निराकरण की बात कर रहे हैं उस बात को वापस लीजिए, या अली बंधु ने जो स्टेटमेंट दिया है आप उसको वापस लीजिए। ठीक है। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, सभी मांगे उनकी नकार दी। तो सरकार ने क्या किया, दमनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। ठीक है। जितने भी स्वयंसेवी संगठन थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया, और जो सार्वजनिक सभा लगाते थे ये लोग, तो सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया, और जो गांधी जी थे और उनके जैसे जो बड़े बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है। अब आंदोलन का अंतिम चरण देखते हैं कि आंदोलन के अंतिम चरण की तरफ चलते हैं। तो दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। ठीक है। इसके अध्यक्ष जो थे वो सी आर दास थे, लेकिन हुआ क्या, इस समय सी आर दास जेल में थे। तो वो अध्यक्ष हैं लेकिन वो जेल में है, तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हकीम अजमल खान जी को। ठीक है। ये कार्यकारी अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी के अवज्ञा लक्ष्य, यानी कि ये जो संविधान अवज्ञा था इसका लक्ष्य, समय और भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गांधी जी को, कि आपको पूर्ण अधिकार है, आप किस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे अपना तय कर लीजिए, ये आपको खुली छूट है। ठीक है। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी, कि यदि सरकार राजनीतिक बंदी, देखिए यह समझने वाली बात है, गांधी जी ने कहा राजनीतिक बंदी, आपराधिक बंदी उन्होंने नहीं कहा, यानी कि तुमने जो आंदोलन करते समय जिन नेताओं को गिरफ्तार किया है उनको रिहा कर दीजिए। ठीक है। और जो नागरिक स्वतंत्रता है उसको बहाल कर दीजिए। ठीक। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को देशव्यापी बना देंगे। दूसरा, गांधी जी ने कहा कि आप जो प्रेस पे आपने नियंत्रण लगाया है उसको आप हटा दीजिए। तो ये दो मांगे गांधी जी ने रख दी कि आप इनको कर दीजिए पूरा, लेकिन ब्रिटिश थे, ब्रिटिश कहाँ मानने वाले थे इतनी आसानी से गांधी जी की बात। ब्रिटिश सरकार तो उल्टा गांधी जी पे दबाव बना रही थी कि जो भी अली बंधु ने स्टेटमेंट दिया है आप उसको वापस लो। लेकिन गांधी जी को क्या लग रहा था, गांधी जी को लग रहा था कि सरकार क्या चाह रही है, यदि हम अली बंधु से कहेंगे आप अपना स्टेटमेंट वापस लो तो इससे क्या होगा, हम दोनों के मध्य दरार पैदा होगी। तो गांधी जी इस बात को समझ गए कि ये क्या कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो गांधी जी ने उनकी उस बात को नकार दिया। अब नकार दिया तो सरकार पूरी तरीके से दमनात्मक कार्रवाई उन्होंने की। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आंदोलन का बिल्कुल अंतिम चरण कैसा रहा। तो जब ये बात तय हुई तो अब आंदोलन जो देशव्यापी स्तर पर स्टार्ट होने वाला था, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वो दोनों मांगे गांधी जी की नहीं मानी, क्योंकि वो कहाँ मानने वाले थे, जहां उनको नुकसान होता वो उस मांग को बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है। तो अब गांधी जी भी अपने वादे के अनुसार यदि उन्होंने मांग नहीं मानी तो उसको हम देशव्यापी स्तर पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम असहयोग आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर स्टार्ट करेंगे। तो यह आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से आरंभ होने ही वाला था। लेकिन हुआ क्या, इसमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, देखिए गांधी जी चलते थे अहिंसा के पथ पर, कि कहीं भी क्या है मारपीट ना हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार दमनात्मक कार्यवाही कर रही थी तो ये चीज असंभव थी कि कहीं पर हिंसा ना हो। ठीक है। तो जैसे ही ये घोषणा हुई कि सूरत के बारदोली से आंदोलन स्टार्ट होगा देशव्यापी स्तर पर, उससे पहले ही क्या हुआ, ये चोरी चौरा नामक स्थान पर कांड हो गया। ठीक है। यहाँ क्या कांड हुआ कि जिस कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन अपना वापस लेना पड़ गया। अब इस यहाँ हुआ क्या असल में, तो इस चोरी चौरा पे क्या हुआ इसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में।